बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। बांग्लादेश का ना तो कोई मैच हो पाएगा और ना बांग्लादेश का खिलाड़ी आईपीएल में खेल पाएगा। बांग्लादेश के खिलाड़ी को ना खरीदे, अगर खरीदे तो अंजाम बहुत बुरा हो। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। शाहरुख खान के खिलाफ इन दिनों पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के लिए खरीदने पर पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। शाहरुख खान के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जिस बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, आखिर उस बांग्लादेश के खिलाफ को शाहरुख खान और उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खान ने करोड़ों रुपए में क्यों खरीदा है। हिंदू संगठनों की तरफ से शाहरुख खान को बांग्लादेश के प्रति प्रेम जाहिर करने पर गद्दार जैसी संज्ञा से नवाजा जा रहा है। तो आइए इस मुद्दे पर पहले कुछ बयान सुनते हैं और उसके बाद आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। आप जानते हैं हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था? बोले कहा था। हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी है। हमने यहां से जाके सर्च करवाया किस किस टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर, उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। एक क्रिकेट टीम के चयन की प्रक्रिया को लेकर आज पूरे देश में बहस का विषय बन गया है। ये सवाल खड़े करता है देशभक्ति को लेकर, ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जब देशभक्ति की भावना का जिक्र होता है तो ये बड़े बड़े फिल्म स्टार, ये बड़े बड़े लोग कहां चले जाते हैं, कहां इनकी देशभक्ति चली जाती है। शाहरुख खान के खिलाफ इन दिनों पूरे देश में विरोध प्रदर्शन तेज है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ और खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के लिए खरीदने पर पूरे देश में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। शाहरुख खान के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की खबर के कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी सर, दिनेश शर्मा पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बांग्लादेशी से खफा आवाम शाहरुख खान के खिलाफ संग्राम। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
सबसे पहले सीधे विवेक पांडे आपका रुख करूंगा। समाजवादी पार्टी जब इस पूरे विषय को देखती है तो आखिरकार क्या कुछ दृष्टिकोण होता है? कि मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन आपको, आपके आदरणीय एडिटर साहब हैं उनको, और दिनेश जी को, और आपके सारे श्रोतागणों को। ये बात देखिए तय करनी होगी पहले कि बांग्लादेश को लेकर के भारत सरकार की स्थिति और स्टैंड क्या है, क्योंकि सदन में अभी जब योगी जी ने उस दिन हमें चुनौती दी समाजवादी पार्टी को कि आप निंदा प्रस्ताव लाइए, मैं अपेक्षा करता हूं कि निंदा प्रस्ताव विपक्ष लाए, और हमारे आदरणीय नेता माता प्रसाद पांडे जी जब खड़े हुए निंदा प्रस्ताव के लाने के समर्थन में, तो योगी जी ने कदम पीछे कर ली। इसी डिबेट पे मैं शायद बैठा था एक चैनल पे, जहां भाजपा के प्रवक्ता बैठ के ये कह रहे थे कि हमें एक डेलीगेशन भेजना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि सेना को इंटरवीन करने की जरूरत है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सेना को खुली छूट देनी चाहिए और इंदिरा गांधी जी की तरह बांग्लादेश की स्थिति को दुरुस्त करना चाहिए। तो भाजपा के प्रवक्ता ने कहा डेलीगेशन भेजना चाहिए, चाय पे चर्चा होनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी नेशनल सिक्योरिटी के मामले में पहले तो कभी भी सरकारों के विरोध में नहीं रही। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे देश की सरकार के हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस दृश्य को देख करके आज सामाजिक संगठनों के अंदर, हिंदू संगठनों के अंदर एक उबाल का माहौल बना हुआ है, पहले ये तो तय कर लीजिए कि इन संगठनों को क्या वास्तव में चिंता है हिंदुओं के नरसंहार की? विवेक जी, विवेक मैं लौटूंगा आपके पास, विवेक पांडे मैं लौटूंगा आपके पास। सबसे पहला जो सवाल है, सवाल यही था, मैं दोबारा ये सवाल आपसे पूछ के और आपके पास छोड़ के जाऊंगा। मैं चाहूंगा आप समय लें और दोबारा मुझे उस पर व्याख्यात करके एक जवाब दें। सवाल यही था कि आखिरकार जब शाहरुख खान को लेकर इतना बड़ा माहौल है पूरे देश में, उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है, क्योंकि जब केकेआर इतनी बड़ी टीम में इस तरीके से खिलाड़ी को लेते हैं और खिलाड़ी को लेने के बावजूद जो बांग्लादेश से ताल्लुकात रखता है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिया जाता है, 9 करोड़ रुपए तकरीबन राशि में लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है लोगों में आक्रोश तो हो गई। उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? ना कि मैं चाहूंगा कि आप किसी पार्टी वाइज उसको स्टैंड को बताएं। मैं लौटूंगा आपके पास, सीधे दिनेश शर्मा को रुख करूंगा। दिनेश शर्मा, क्योंकि आप पक्षकार हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के और अभी बड़े बड़े बयान आपको देखने को मिले, चाहे देवकीनंदन ठाकुर महाराज का हो, चाहे संगीत सोम का हो, जो भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता भी हैं, क्या लगता है इस पूरे मामले में अभी सरकार को कितना हस्तक्षेप करना जरूरी है और इस पूरे मामले से क्या कुछ भावनाएं हैं जो आहत होती हैं पूरे देश में? ऋषभ जी, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ सभी हमारे भाई जो बैठे हैं और सभी आपके दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और विवेक जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि देखो, जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं और आपके हिंदुओं को बांग्लादेश में नरसंहार किया जा रहा है, बहुत अत्याचार किया जा रहा है, तो शाहरुख खान को इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। करोड़ों रुपए में बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीदा जा रहा है, तो शाहरुख खान को ये कहना चाहिए कि भाई हम अपने सभी साथियों के साथ हैं, बांग्लादेश हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, तो हम बांग्लादेश के किसी भी क्रिकेटर को अपनी टीम में नहीं खिलाएंगे। जब आप हिंदुस्तान में कमाते, हिंदुस्तान का खाते और आप लाभ दे रहे एक बांग्लादेश के क्रिकेटर को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने तो भारत सरकार को भी पत्र लिखा है कि शाहरुख खान जो गलत कर रहे हैं, इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में क्रिकेटरों की कमी थोड़ी है। एक से एक बड़े क्रिकेटर है हिंदुस्तान में, आप वहां से खरीदो, वहां से लीजिए। आपका जो पाकिस्तान का प्रेम, बांग्लादेश का प्रेम जो आप दिखा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। बिल्कुल, सीधे रुख करूंगा अपने कंसल्टेंट एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी का। शेखर जी, इस पूरा जो एक दृष्टिकोण बना दिया गया है, इसको किस नजर से आप देखते हैं और क्या लगता है अभी शाहरुख खान के खिलाफ जो एक माहौल बन रहा है देश में और बांग्लादेशी क्रिकेटर को अगर लाया जा रहा है केकेआर की टीम में और आईपीएल में खिलाया जा रहा है, तो ये भी अपने आप में बहुत सोचने का विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, हमको 3 चीज़ों को समझना होगा यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये कि क्रिकेट हमारे देश में किस रूप में लिया जाता है, दूसरा शाहरुख खान हमारे देश में किस तरीके से लिए जाते हैं, और तीसरा बांग्लादेश या पाकिस्तान दोनों के ही साथ में हमारे किस तरीके से हम हिंदुस्तानी इन दोनों देशों को ले रहे हैं।
सबसे पहले आईपीएल पे आते हैं। आईपीएल यानी क्रिकेट हमारे देश में एक धर्म की तरह ही है ना। खेल को लेकर के उतनी पिपासा हमारे देश में लोगों के बीच में नहीं रही है बाकी खेलों को लेकर के, जितनी दिलचस्पी उनकी क्रिकेट में रही है। क्रिकेट के खेल में भी जो आईपीएल का सेगमेंट है, ये आईपीएल का सेगमेंट एक्चुअली पैसा बनाने की मशीन है। ये पैसा बनाने की मशीन उन ओनर्स को, जिनकी टीमें यहां पर खेलती हैं, एक मौका देती है कि वो इंच प्रोडक्ट्स के रूप में इन खिलाड़ियों को न सिर्फ खरीदते हैं बल्कि तमाम चीजें जो आईपीएल में मैदान पर दिखती हैं, जो स्क्रीन पर जाती हैं, ऑफ स्क्रीन में जाती हैं, उसको ये बेचते भी हैं। इस तरीके से हमको इस सारी चीज को समझना होगा। ये हुई आईपीएल की बात क्रिकेट को लेकर के कि तो आईपीएल हमारे देश में पैसा बनाने की जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक मशीन की तरीके से है कि आप 1 रुपया डालते हैं और वो कई करोड़ होकर के दूसरी तरफ से निकलने का एक भरोसा देता है, और ये होता है। अब आप आइए शाहरुख खान पर। शाहरुख खान ने हमारे देश में एक एंटरटेनमेंट जगत में अपनी जगह बनाई है। शाहरुख खान एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में इस देश में पहचाने जाते हैं, दुनिया में भी उनकी एक अपनी इस तरीके की पहचान है। इससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो शाहरुख खान के साथ में कई कंट्रोवर्सीज जुड़ करके आती हैं। वो जब अमेरिका जाते हैं, जब उनकी चेकिंग होती है, उस चीज को लेकर के है। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में उनका जो प्रेम उमड़ रहा है, छलक रहा है, उसको लेकर के है। और बतौर हिंदुस्तानी होने के बावजूद जिस तरीके का, केवल शाहरुख ही नहीं, शाहरुख हुए, आमिर खान हुए, या फिर आपके पटौदी हुए, ये सारे जो भी है, सैफ अली खान हुए, इन सबको लेकर के भी एक देश का मन बन चुका है। लंबा समय ऐसा गया जब इनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती रहीं और उसके बाद इन्होंने अपनी फिल्मों के रूपरेखा को कन्वर्ट किया है। जो कन्वर्जन आया है उसमें जो अब पिक्चरें आ रही हैं वो उस पैटर्न पर हैं जिससे कम से कम लोग उसको देखने जाएं, और उसमें भी कंट्रोवर्सी पैदा करी जाती है, कभी कपड़ों के लिहाज से, कभी किसी डायलॉग के लिहाज से, कभी पिक्चर के नाम के लिहाज से, कि उस चीज को किस तरीके से कंट्रोवर्सी ला करके और लोग थिएटर तक पहुंचे इस चीज को। तो ये भी एक तरीके का, चूंकि एंटरटेनमेंट का पूरा एक सेगमेंट है, ये बिजनेस है, इस चीज पे यहां पर हमें देखना होगा। रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कूटनीतिक लिहाज से, जिसका जिक्र विवेक पांडे जी कर रहे थे, हमारी जो विदेश नीति होती है उसको लेकर के देश की, केंद्र की सरकार का क्या रुख है, वो एक हिस्सा है। इसके ऊपर मैं शशि थरूर का वो कोट भी लेकर के आऊंगा जिसमें शशि थरूर ने यह बात कही है कि अगर हमारी विदेश नीति में भारत का प्रधानमंत्री किसी मोर्चे पर हारता है तो यह भारत की हार मानी जाएगी, और अगर आप प्रधानमंत्री के हारने पर खुश हो रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए, ये समझ लीजिए कि भारत हार गया है। तो आप किस चीज पर ताली बजा रहे हैं? ये कोटेड बयान है शशि थरूर का, जो अब से कुछ दिन पहले उन्होंने दिया है। तो हमारी जो विदेश नीति है वो एक अलग विषय है जिस पे केंद्र सरकार को निर्णय लेना है और बाकी के जो राज्य हैं उनको उस पर इंप्लीमेंट करना है। लेकिन बांग्लादेश की घुसपैठ, बांग्लादेश में बांग्लादेश की लोगों की जिस तरीके से हमारे देश में घुसपैठ है, ये हमारा आंतरिक मामला है और इसको लेकर के सरकारों का एक विजन है, उनका एक अपना तौर तरीका है, वो उस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो राज्य सरकारें हैं। लेकिन विदेश का मामला अलग है। अब इस चर्चा को हम जब आगे बढ़ाते हैं, विवेक जी, मैं आपसे 2 चीजों को समझना चाहूंगा। देखिए, कुछ बयान ऐसे होते हैं जो कभी भूलने वाले नहीं होते हैं, और चूंकि आज हम इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं कि शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को खरीदा, तो उस खिलाड़ी को खरीदने पर जो रिएक्शन देश में देखने को मिल रहा है आम पब्लिक के बीच में, देखिए आम पब्लिक है, इसको हम पॉलिटिक्स में आज अगर उस तरह से ना भी ले जाएं तो यह समझना जरूरी है कि जो लोग हैं वो हो सकता है आपके भी वोटर हों, बीजेपी के भी वोटर हों, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, हम नहीं जानते कि किसके वोटर हैं वो, लेकिन सड़क पर हमें ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो आम पब्लिक के हैं। अब ऐसे मौके पर जब बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, बांग्लादेश में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल हो रहा है, वो इंटरनल क्राइसिस से भी गुजर रहा है, ऐसे में 9-10 करोड़ रुपए में जब आप किसी खिलाड़ी को खरीदते हैं तो उसका इंपैक्ट या उसका रिएक्शन अपने देश में होना क्या चाहिए, मैं ये चीज समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, इसको इस तर्क के आधार पर समझिए
कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर 2 किया गया, उसके बाद जब बीसीसी ने या इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ने, आईसीए ने पाकिस्तान के साथ मैच को डिक्लेयर किया, उस पर भी बहुत वो हंगामा हुआ। लेकिन उस पर क्या तर्क प्रस्तुत किया गया कि खेल की संवेदनाओं को राजनीतिक आधार नहीं बनाया जा सकता, खेल को राजनीति के परिप्रेक्ष्य में खेल की निष्पक्षता को समाप्त नहीं किया जा सकता, उससे अंतरराष्ट्रीय खेल बाधित होते हैं। यहां बात क्या है? यहां पे बात है कि बांग्लादेश में हिंदू की लिंचिंग होती है और उसके बाद उसको जिंदा जलाया जाता है, उसके बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश होता है, भारत सरकार सो रही है। जब विपक्ष आपके साथ खड़ा है तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आर्मी को इंटरवीन करने की जरूरत है। फ्री हैंड दीजिए ना आर्मी को। हम तो आपत्ति नहीं जता रहे हैं, हम तो समर्थन दे रहे हैं। योगी जी बड़े जोश में आए थे कि निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, हम तैयार हुए, योगी जी पीछे हो गए। तो दोहरा रवैया कौन अपना रहा है, पहले तो इस बात को तय करिए। दूसरी बात पे आता हूं, यही ऊंचाहार में 5 हिंदू ब्राह्मणों को जला करके मार दिया गया था। तब ये हिंदू संगठन कहां थे? तब कहां थी लोगों की भावनाएं? अगर हिंदू की हत्या करे, नृशंस हत्या, उसी तरीके से जिस तरीके से आज बांग्लादेश में हो रहा है, उसको जायज मानेंगे आप? उसको आप जायज मानेंगे? और वो तो ब्राह्मण थे। और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों को लेकर के एक विवादित स्थिति बनी है, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा, डिटेल हो जाएगा मामला, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 11.32 लाख अरब डॉलर का व्यापार होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके बाद भी इतना जो हो गया मामला, उसके बाद भी 150 करोड़ की जो सहायता राशि दी जाती है बांग्लादेश को, उसको भारत सरकार ने 25-26 के बजट में भी प्रस्तावित रखा है। तो केंद्र, और रही बात किसकी बात हो रही है? शाहरुख खान की। शाहरुख खान वेव समिट में मोदी के ग्लोबल विजन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 75वीं जन्मदिन पे सीधे सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देते हैं, भाजपा के लिए कैंपेनिंग करते हैं अलग अलग माध्यम से। जो संगीत सोम जैसे क्षेत्रीय नेता हैं, ये केवल और केवल स्वयं को एक केंद्र बनाने के लिए, आकर्षण का मीडिया का केंद्र बनाने के लिए, स्वयं को राजनीतिक रूप में स्थापित करने के लिए इस तरह के बेतुके नरगल बयान देते हैं। केंद्र को, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को इनके ऐसे बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता और शाहरुख खान की छवि पे कोई रत्ती भर आंच नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं लिख करके। ये जो हिंदू संगठन है, इन लोगों ने एक परिपाटी चला दी है। जैसे भाजपा जब सत्ता में आई तो उसने हिंदू, धर्म, इन 2 महत्वपूर्ण शब्दों को आधार बनाकर लोगों में भावनात्मक उत्प्रेरणा को जागृत किया और उसको राजनीतिक आधार बनाया स्वयं को सत्ता में स्थापित करने का। आज जब हिंदुओं की बात होती है, नॉर्थ ईस्ट के देखिए, एक हिंदू बच्चे की हत्या होती है देहरादून में, आई थिंक उत्तराखंड में। बताइए, किसी की भावनाएं याद नहीं होती? किसी की भावनाएं? दक्षिण भारत का एक दृश्य है जिसमें कि चापर से मार करके एक बच्चे को काट डाला गया। सोशल मीडिया पे वायरल है वीडियो उसका। 4-5 लड़के मार रहे हैं चापर से। किसी की भावनाएं याद नहीं हो रही हैं? मैंने रायबरेली का उदाहरण प्रस्तुत किया, मैंने ऊंचाहार का, मैंने क्यों किया? 5 ब्राह्मणों को, हिंदू को जिंदा जलाया गया था। इसका जवाब यही दृश्य था, लेकिन उस दिन किसी की भावनाएं याद नहीं हुई। इसका जवाब वास्तविकता एक समझ लीजिए, कंक्लूड कर रहा हूं। वास्तविकता यह है कि धर्म और धन ही भाजपा की राजनीतिक आधार है, पृष्ठभूमि है। छोटे संगठन अब ये मान बैठे हैं कि अगर हम इस तरह के उन्माद करेंगे, इस तरह के हम मॉब वो करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं हो सकता है कि सत्ता की नजर में आ जाए, कृपा पात्र बन जाए। जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। केंद्र की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं और भारत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग यहाँ बैठ करके नारे लगाएं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, धार्मिक उन्माद के नारे लग रहे हैं, माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। लेकिन कानून व्यवस्था 2 दिन पहले, अभी 3 दिन पहले देखिए सिग्नेचर बिल्डिंग में अभी पुलिस मंथन किया गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उसके ही अगले दिन 500 मीटर दूरी पे वो सड़क का विवाद सामने आ गया। देखिए, ठीक है, अब हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो बातें अभी विवेक पांडे जी ने कही हैं उसको आप गंभीरता से सुन रहे होंगे। अपने देश में भी इस तरीके के जो प्रकरण हुए, प्रदेश में हुए, देश में हुए, उन चीजों को लेकर के हमारी चाहे जनता हो और चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनका एक रवैया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर के एक अलग रवैया है, बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर के एक अलग रवैया है। तो हमारे दर्शकों को भी यह बात समझ में आनी चाहिए कि आखिर ये जो पैमाना हमारा अलग अलग होता है, उसमें हम कौन सा चश्मा लगाते हैं और कौन सा चश्मा नहीं लगाते हैं या उतार देते हैं। देखिए, कहीं भी अपराध होता है
तो हम जैसे लोगों को पता चलता है तो हम तो विरोध करते हैं। अब बांग्लादेश में हमारे हिंदू पर अत्याचार हुए तो हमने इसका विरोध किया है। तो हमने तो आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना है कि शाहरुख खान को भी समझना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के जो उनकी हिंदुओं की जो भावनाएं हैं, उनके वहां हिंदू भाइयों को जलाकर मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो शाहरुख खान को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए भाई कि हम अपने भारतवासियों के साथ हैं, और यदि बांग्लादेश में ऐसा होगा तो हम बांग्लादेश से किसी भी व्यक्ति को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो उनको ये विवेक दिखाना चाहिए था। आप हिंदुस्तान में इतना तगड़ा व्यापार करते हैं, आपके समर्थक हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो आप वो जब आपके लिए कोई बात आती तो आप उनके साथ खड़े हो गए, रहमान के साथ खड़े हो गए, जबकि आपके ज्यादा समर्थक हमारे हिंदू भाई हैं। तो शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रही बात इन घटनाओं की, विवेक पांडे जो बता रहे हैं, तो जो बड़ी घटनाएं हो जाती है तो उनका विरोध सभी भाई करते हैं। अब वो आपके चैनल के माध्यम से किसी को पता चले या किसी दूसरे चैनल के माध्यम से पता चले, तो इसमें यदि अपराध हुआ है तो उसकी सरकार भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन बांग्लादेश में सरकार बिल्कुल मौन है। हिंदुओं के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई, हम तो भाजपा से भी कहना चाहते हैं कि वहां पर एक्शन ले, सरकार के खिलाफ बोले, उनको बताए कि आप इस तरह की या घटना हो, उन पर क्या एक्शन ले, उनके बारे में जानकारी करे। विदेश मंत्रालय को सब चीज संज्ञान में लेना चाहिए। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि कोई भी कार्य यदि गलत हो तो आपके चैनल के माध्यम से उसको पूरी जनता के सामने लाया जाए। ठीक है, अब दो तीन चीजें और भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे शाहरुख खान के लेकर के विवेक जी ने बताया कि वो बड़े टैक्स पेयर हैं, एम्बेसडर हैं, बाकी चीजें हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को और भी जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, और उन चीजों के लिए जो बैकग्राउंड है उसको भी हमें समझना होगा। आमतौर पर कई ऐसे फ्रॉड केस सामने आते हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है और उसके बाद देश छोड़ करके भागने वालों की भी कमी नहीं है। शाहरुख खान अभी 6 साल पहले ईडी के रडार पर आए, उससे पहले भी उनके ऊपर कई तरीके की जांच हुई। बीसीसीआई ने आईपीएल में घोटाला हुआ उस घोटाले को लेकर के भी शाहरुख खान की केकेआर लगातार सुर्खियों में थी। वो पूरा मामला कहां गया, अचानक किस तरीके से उस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ये सरकार से पहले की बात है, 2014 से पहले की बात है। 14 के बाद जो मामला है वो रोज वैली वाला है, जिसमें शाहरुख खान को 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें इनकी वाइफ को और शाहरुख खान को ईडी का नोटिस जाता है। ये सारी चीजें होती हैं और आमतौर पर इस तरीके के जो लोग होते हैं उनका पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। उसमें बात बीजेपी या कांग्रेस या सपा की नहीं होती है, वो पूरा जो इकोसिस्टम होता है वो मैनेज कर देता है इन सारी चीजों को, फिर सत्ता में कोई भी बैठा हो। विवेक जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि आप टीवी पर जब आते हैं तो दलीलें रखते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन आपका जो दूसरा स्वरूप है वो ऐसा है जो न्याय संगत रहता है जब आप काला कोट पहनते हैं। मैं आपसे यहां पर एक हिंदुस्तानी के तरीके से समझना चाहूंगा। देखिए, 2014 में जब आमिर खान स्क्रीन पर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरी बीबी मुझसे कह रही थी कि मुझे डर लगता है अब इस देश में मोदी की सरकार बनने के बाद। तो उसके बाद वो उस समय जो एक प्रोडक्ट था टाटा का, उसका विज्ञापन करते थे। इमीडिएट उसी 1 घंटे के बाद टाटा ने, रतन टाटा ने उनको कहा कि आउट, उस विज्ञापन को तुरंत ड्रॉप किया। चलते विज्ञापन टीवी से हटाए गए और तुरंत उस विज्ञापन को टाटा ने बैक कर दिया। अभी आमिर खान को अगर हम आगे देखें तो व्यक्तिगत जीवन में जिस पत्नी को लेकर के वो उस समय मोदी की सरकार बनने पे डर रहे थे, उस पत्नी को भी छोड़ दिया और पता नहीं है वो तीसरी है कि चौथी है जिससे वो शादी करने वाले, मैं गिनती नहीं गिन पा रहा हूं। तो ये भी आप जानते ही हैं। खैर, मेरा ज्ञान इस मामले में थोड़ा कमजोर है क्योंकि मैं इन लोगों की मतलब इनको बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, तो पता नहीं। अब 3-4 शादी तो वो पहले मतलब उनको फिलहाल वो जो डर, जिनको डर लग रहा था उनको उन्होंने तो तलाक दे दिया है, बाकी वो जाने क्या है। उसके आगे एक शादी और कर ली, ये भी जानकारी। अब ऐसी स्थिति में शाहरुख खान का जो इकोसिस्टम है, इसमें कोई दो राय नहीं है विवेक जी कि अगर सपा की भी सरकार होती तो भी वो इकोसिस्टम अपनी तरीके से काम करता
प्रदेश में या देश में जहां का भी वो मैटर होता, और वो इकोसिस्टम अपने उस आदमी को बचाने के लिए पूरा जोर लगा देता। हमारे देश में फाइलें दब जाती हैं, दबा दी जाती हैं, ये भी हमसे छिपा नहीं है। अब ऐसे में जो घटनाएं देश के भीतर हो रही हैं उसके ऊपर तो राजनीति होती है, बात समझ में आती है, लेकिन जब देश की बात हो तो देश की बात हो और बांग्लादेश की बात हो या पाकिस्तान की बात हो तो उसको लेकर के एक सेल्फ रिएक्शन होता ही है, चाहे हम हो चाहे आप हो। वो सेल्फ रिएक्शन अगर हमें सड़कों पर देखने को मिलता है तो उसमें कोई देवकीनंदन ठाकुर बोले या संगीत सोम बोले या विवेक पांडे जी बोले, इससे ये मैटर उतना नहीं करता है जब बात आती है कि नहीं भारत के खिलाफ वहां पर हरकत हो रही है और आपने उस देश का या उस व्यक्ति का ऐसा समर्थन क्यों कर दिया। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए, इकोसिस्टम की बात जो आ रही है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन इसी नेक्सस को तोड़ने की दिशा में और राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने की दिशा में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सबसे मजबूत और सराहनीय कदम उठाया था, जिसके कारण पार्टी को कितना दंश झेलना पड़ा वो भी आपकी मीडिया ने कवर किया। हम तो ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो परिपाटी पूर्व में चली आई है मॉडर्न पॉलिटिक्स के पीछे, एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की बात अगर की जाए, जैसे हमारे स्वर्गीय नेताजी का समय था, कांशीराम जी का समय था, आज अगर उससे बढ़ करके हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है, राजनीतिक सफाई करने का मौका मिल रहा है राजनीतिक गलियारों में, तो उस पर युवा नेताओं को, अखिलेश यादव जी जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में आगे आना चाहिए और उस प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत है। आज यही एक पीआईएल फाइल होती है, आदरणीय अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने एक पीआईएल फाइल की कि आपराधिक इतिहास वालों को आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए चुनाव लड़ने से लेकर। मोदी सरकार ने हलफनामा प्रस्तुत किया सुप्रीम कोर्ट में कि वो इसके पक्ष में नहीं है। तो ये जो नेक्सस की बात आ रही है, अभी आपने देखा था एक बहुत ही बर्निंग इश्यू आया था नोएडा का। नोएडा के एक बड़े अधिकारी पे एक सबऑर्डिनेट अधिकारी ने आरोप लगाए थे, महिला थी वो। कार्रवाई किस पे हुई? कार्रवाई उस आरोप लगाने वाले पे हुई। इसी तरह मध्य प्रदेश में आपने देखा था एक जुडिशियल जज ने लगाया था जज साहब के ऊपर, क्या हुआ? जज साहब को प्रमोशन देकर के इकोसिस्टम पे आपके पास बहुत मसाला होगा। अब वो इकोसिस्टम का मैंने सहारा लिया था, अब आप उससे बाहर आ जाएं वापस शाहरुख खान और ये जो प्रेजेंट मसला है जिसपे आज हम डिबेट कर रहे हैं। आपको वही ला रहा हूं, मैं वही ला रहा हूं। शाहरुख खान और ये जो है, देखिए शाहरुख खान और शाहरुख खान की कैटेगरी जो है, पहली बात तो आप ये समझिए ये बॉलीवुड के लोग हैं। दूसरी बात, इनका जो पेटेंट है, इनका जो पेटेंट उद्देश्य होता है वो होता है सिस्टम में बने रहना, सिस्टम के साथ मजबूती से बैलेंस रखना और उसके पैरेलल पैसा कमाना। मैं आपको इसी सरकार में पुराने कई ऐसे अभिनेता हैं जो आज सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, मोदी विजन, मोदी इंडिया विजन, मोदी कनेक्ट, इस तरह की जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इनकी यूपीए सरकार के जब मैं दृश्य दिखा दूंगा आपको तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दाव यार ये वही चेहरा है, शब्द बदल गए। तो राजनीतिक मंचों पे अभिनेता और खासकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो सांठगांठ रही है वो केवल और केवल हित साधने से प्रेरित रही है। राजनेता प्रभावित करते हैं बड़े सेलिब्रिटीज को जो इंटरनेशनल फेस हो, ताकि उनके माध्यम से उनके फैन फॉलोअर, एक एक ट्वीट कराने का पैसा साहब दिया जाता है, एक एक ट्वीट कराने का भी पैसा नेगोशिएट होता है सरकार के फेवर में। और ये साधते केवल इसलिए है कि सरकार की लोकप्रियता और सरकार का प्रचार प्रसार क्षणिक रूप में सटाक से एकदम लोगों तक चला जाए। एक ट्वीट किया और उनके फैन फॉलोइंग में वो मैसेज चला गया। तो सरकार देखिए इसको पीआर की तरह यूज करती है और प्रभावित केवल, जो आपने अभी एक सवाल उठाया था, मैं उस पर आ जाता हूं, ईडी वाली बात। वो भाजपा जब सरकार में आई, भाजपा ने जितना पैटर्न मैं समझ पाया इनका, इन्होंने सबसे पहले बीजेपी के लोगों की फाइलें तैयार करवाई और उन फाइलों को सहेज के रखवाया, आंतरिक विरोध समाप्त। इसके बाद इन्होंने राजनीतिक दलों की फाइलें तैयार करवाई, जो दे सकता था उससे लिया और उसको वॉशिंग मशीन में शुद्ध किया, जो नहीं दे सकता था 1-2% कन्विक्शन दिखा करके बता दिया कि हम तो बहुत निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, ईडी ने पकड़ा है। तो वहां पे विपक्ष को ठंडा किया करने का प्रयास किया गया। आज मायावती जी की स्थिति देख लीजिए, बीएसपी की स्थिति क्या है। खलियारों में तो यही चर्चा होती है कि उनके ऊपर भी ईडी की कोई फाइल पेंडिंग रखी हुई है और यही कारण है कि भाई वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही है। और उसके बाद आता है बॉलीवुड और बुद्धिजीवियों का संगठन या एनजीओज, उनको मैनिपुलेट किया जाता है केवल और केवल कि आप हमारे कैंपेन को प्रसारित करेंगे। अगर राजनीतिक दल अपनी केवल राजनीतिक मंचों के सामने बैठी भीड़ के भरोसे चलने लगेंगे, आप यकीन मानिए भाजपा के कई
ऐसे मंच सजे जहां पर कि सरकारी कार्यालय से लोगों को बसों में भर के लाया गया, किराए पे लोगों को लाया गया, दूसरे जिलों से लाया गया। तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य खासकर सत्ता पक्ष का बड़ा क्लियर है। भाजपा ने इस परिपाटी को बहुत प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल किया है। अजीत पवार, हेमंत बिश्वा शर्मा, तमाम उदाहरण है। ये पहले अपराधी हुआ करते थे, पहले भ्रष्टाचारी थे। आज देखिए, मैं पॉलिटिकल माइलेज बहुत हो जाएगा उसमें। मैं इसीलिए आ रहा हूं कि जब बात भारत की हुई, मैं रायबरेली और तमिलनाडु और मध्य प्रदेश इन सब बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जब बात भारत बनाम बांग्लादेश या पाकिस्तान हो जाएगी तो फिर किस तरफ खड़े होना होगा? एक आम भारतीय कहां जाकर के खड़ा होगा? सर हम तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप कार्रवाई करिए, सेना को फ्री हैंड दीजिए। भारत सरकार के पैर क्यों पीछे हट रहे हैं? बताइए, उस घटना को कितना दिन हो गया है? अभी तक चर्चाएं चल रही हैं केवल। ठीक है, मैं आता हूं बाबा आपके पास। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है ना। ये चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए, ये जो हमाम है इसमें अलग अलग तरीके से, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं, इस हमाम में अलग अलग तरीके से सबके कपड़े उतरे हुए हैं। अब सवाल इस बात का है कि शाहरुख खान उसकी जो प्लस है और जो माइनस है, जिस तरीके से यह खबर सामने आती है, जिस तरीके का रिएक्शन होता है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी उन जगहों पर क्यों नहीं रह जाती है? इसका विरोध उस तरह से क्यों नहीं होता है जिस बात को लेकर के विवेक जी अपनी दलीलों को सामने रख रहे हैं? देखिए, विवेक जी की बात ही कुछ अच्छे पॉइंट उन्होंने बताए हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से शाहरुख खान से पूछना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जिसको करोड़ों रुपए देकर खरीद सकें? क्या बांग्लादेश में ही आपको क्रिकेटर मिलते हैं? जब पाकिस्तान मैच जीता है तो शाहरुख खान को तसल्ली होती है। तो इनकी ऐसी भावनाएं क्यों हैं? हमारे हिंदुस्तान में ही आप व्यापार कर रहे हैं, हिंदुस्तान ही आपको अपने पलकों में बैठा के रख रहा है, और उसके बावजूद भी आपको हिंदुस्तान से इतनी नफरत है। आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ जो देश है उनका समर्थन करेंगे। तो ऐसी भावना इनकी क्यों है? इनको भी तो सोचना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान में हम जन्मे हैं, हिंदुस्तान का खाया है, हिंदुस्तान के जो युवा है वो इनके फॉलोअर्स हैं। तो ऐसी इनकी भावना क्यों होती है? तो बांग्लादेश से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, क्या हिंदुस्तान आपको पसंद नहीं है? दिनेश जी, मेरा सीधा सवाल है कि यदि इस चीज का इतना विरोध है तो जब शेख हसीना हिंदुस्तान आती हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आती है, हिंदुस्तान में रहती हैं, तब यही लोग जो आज विरोध कर रहे हैं उस समय विरोध क्यों नहीं करते? जब आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री बांग्लादेश में जब एक इंतकाल हो जाता है प्रधानमंत्री का, वहां उनके लिए अपनी कंडोलेंस देते हैं, कई बड़े बड़े नेता कंडोलेंस देते हैं, तब इस चीज का जिक्र क्यों नहीं होता है? तो आखिरकार ये देश में किस तरह का एक माहौल बना दिया जाता है दिनेश जी? क्या सारा एक नैरेटिव सेट किया जाता है? देखिए, यदि आपसे कुछ शरण मांगता, यदि कोई आपसे शरण मांगता है तो शरण देना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में तो पहले से ही ये तो इनमें दिल की भावना बहुत अच्छी है। ये मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारा निकाला है। कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, पाकिस्तान में हिंदू खत्म कर दिए, बांग्लादेश में हिंदू खत्म कर दिए। तो इन लोगों को देखते देखते तो हम लोग ये आवाज उठा दें, और ये उसको तो शरण दी है भारत सरकार ने, तो शरण देना कोई गलत बात थोड़ी है। लेकिन वो यदि शेख हसीना गद्दारी करे तो कष्ट होगा। शाहरुख खान को पलकों में बैठाया, शाहरुख खान गद्दारी कर रहा तो होता। इमरान खान को हमारे देश ने पलकों में बैठाया, इमरान जिस पत्नी का बहाना ले रहे थे उसी पत्नी को छोड़ दिया। तो ये लोग अपनों के भी तो सगे नहीं है। बिल्कुल, 4 शादियां करते हैं, या पहली बीवी में क्या करा दिया, फिर दूसरी शादी करते हैं, फिर तीसरी शादी करते हैं। दिनेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक सवाल छोड़ के जाऊंगा आपके पास कि यदि शाहरुख खान का ही इतना एक विरोध है तो फिर उस सरकार का विरोध क्यों नहीं जो उन्हें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा देती है जहां वो क्रिकेटर खरीद सकते हैं? लौटूंगा आपके पास सवाल के साथ, सीधे विवेक पांडे का रुख करूंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं विवेक पांडे। देखिए, मैं तो ये बड़ी स्पष्टता से कहूंगा कि आदरणीय दिनेश जी चूंकि पक्षकार है कृष्ण जन्मभूमि के, तो मंतव्य बड़े स्पष्ट होने चाहिए जब आप किसी रणनीतिक और किसी युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं, चाहे वो कोर्ट केस की बात हो, चाहे वो उद्देश्य की बात हो, चाहे वो हिंदुत्व के एजेंडे की बात हो। तालिबान का विरोध किया था आपके संगठन ने, अभी तालिबान आया था कुछ दिन पहले, वही तालिबान जो आईएसआईएस और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को
हथियार, उपकरण, संरक्षण सब प्रदान करता है। तो मैं दिनेश शर्मा जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या तालिबान का विरोध आपके संगठन ने या अन्य हिंदू संगठनों ने किया था? विवेक पांडे जी, अगर आप इस चीज को अगर आप इस चीज का जिक्र करेंगे, तालिबान आतंकवादी विवेक पांडे जी अगर आप इसका जिक्र करेंगे, चाय पी करके जाता है, बिल्कुल विवेक पांडे जी उसकी सेवा इसका जिक्र किया जाता है। विवेक पांडे जी इसका जिक्र अगर आप करेंगे, क्योंकि दिनेश शर्मा यहाँ किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बल्कि एक पक्षकार बैठे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के, मैं आपसे सीधा सवाल है कि यदि आप अफगानिस्तान का या किसी, बिल्कुल अगर आप उसका जिक्र करते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हिंदू संगठन ये समझ रहे हैं कि वो ऐसे उद्देश्य या इस तरह के नारे या इस तरह के माहौल के माध्यम से सरकार से वो थोड़ा सा सरकार के कृपा पात्र बन जाएंगे या सरकार से उन्हें लाभ मिलेगा, तो मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, ये केवल और केवल सरकार के एजेंडे का शिकार है। इन्हें खुद नहीं पता कि ये किस एजेंडे के को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से एक सवाल बात पूछूंगा, विवेक जी, मैं स्पष्ट रूप से एक बात बिल्कुल विवेक जी, शाहरुख एक सवाल शाहरुख खान जी का विरोध हो रहा है। विवेक जी एक मिनट, सवाल तो यही आपके ऊपर भी एक लाजमी से सवाल बैठ जाता है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जिस तालिबान का आप जिक्र कर रहे थे, जिस अफगानिस्तान का आप जिक्र कर रहे थे, जब वही सहारनपुर में पहुंचते हैं, देवबंद इलाके में पहुंचते हैं, तो वहां समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर्स मौजूद होते हैं, तब कहां चली जाती है कमेंट? सुविधाएं ही यही लोग नहीं, तो उस समय कहां चला जाता है? उस समय ये नैतिकता, ये सवाल सब कहां चले जाते हैं? नहीं, किसी इस्लामिक धर्म के नाते किसी से मिलना, विवेक जी, और एक संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाना। नहीं, मैंने उस दिन भी विरोध किया था, मैं आज भी विरोध करता हूं। तालिबान का विरोध होना चाहिए। तो नहीं हो सकती ना ये। मैं विवेक जी लौटूंगा आपके पास, सीधे दिनेश शर्मा के रुख कर रहा हूं। दिनेश शर्मा कुछ सवालों के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश जी जी देखिए, जब तालिबान देवबंद आया था तो मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि तालिबान को बुलाना गलत है। हम तो देवबंद का भी विरोध करते हैं, देवबंद से आतंकवादी निकलते हैं, लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी हज हाउस बनवाती है, अरबों खरबों रुपए इन लोगों पर खर्च करती है। तो हम तो आपसे भी सवाल पूछेंगे, हम तो भाजपा से भी सवाल करते हैं। हमने तो कई बार अपने खून से भी चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाओ, नहीं तो देश में नरक हो जाएगा, 20 वर्ष बाद स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी। पर हमारा काम होता है अनुरोध करना, प्रार्थना करना, और राजा माने या ना माने ये तो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, सीधे कंसल्टिंग एडिटर का रुख करूंगा, शेखर जी का रुख करूंगा। शेखर जी, क्या लगता है जब एक दृष्टिकोण बनाया जाता है, क्योंकि आज शाहरुख खान का विरोध हो रहा है, एक बड़ा नैरेटिव सेट हो रहा है, लेकिन वही सरकार जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जहां आईपीएल टीम के चयन के लिए आप अलग अलग जगह के लोगों को, अलग अलग कंट्रीज के क्रिकेटर्स को खरीद सकते हैं और टीम में शामिल कर सकते हैं, तो यही सरकार जो आईसीसी भी होल्ड करती है, बीसीसीआई भी होल्ड करती है, ये लोग क्यों उस पर नियम नहीं बना देते? क्यों बांग्लादेश से जब इतनी नाराजगी है तो क्यों प्रधानमंत्री वहां कंडोलेंस दिखाते हैं? क्यों शेख हसीना को शरण दे दी जाती है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी डिप्लोमेसी या जो हमारी विदेश नीति कहती है, जो हमारा शिष्टाचार होना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया में रूस एक ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है उसको मान्यता दे रखी है। बाकी दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिससे उसे मान्यता अभी तक नहीं मिली है। भारत आने का भी उसके पीछे का एक मंतव्य भी था। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अफगानिस्तान में भारत कई तरीके की मदद पिछली सरकारों, पिछले रिजीम में करता आया है। बहुत सारे, एक गैस की पाइपलाइन है, ऐसे ईरान से जो आ रही थी, वो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के अफगानिस्तान की भूमिका एक जगह पर जाकर के अहम हो जाती है और अफगानिस्तान से भी भारत की सीमा जुड़ती है। ये हमारे शायद बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ नहीं पता होगी, लेकिन इस बात को समझना भी ज़रूरी है। जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से अफगानिस्तान की सीमा जुड़ती है और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। भले वो विवाद में है, वो कहीं पर भी है, किसी तरीके का उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो हिस्सा भी अफगानिस्तान से जुड़ता है। तो यहां तक का हमारा अफगानिस्तान से सीधा सीधा कनेक्ट होता है। अब आप आइए कि जो खालिदा जिया की डेथ होती है, उसमें जयशंकर बल्कि वहां गए भी थे, हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो वहां गए भी थे, उस कंडोलेंस में शामिल हुए। तो ऐसे में एक देश की सरकार का इस्तकबाल होता है। भारत सरकार काम कर रही है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो भारत सरकार है।
उसका अपना एक तरीका है, उसका अपना एक शिष्टाचार है। वो दुनिया के उस पैमाने को मेंटेन करने के लिए किसी की भी सरकार होती वो यही करती जो किया जा रहा है। अब रही बात जो हमारे देश में अंदर संगठन है, जैसे दिनेश जी का जो संगठन है वो अपनी तरीके से पीएम को चिट्ठी लिख सकता है, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सकता है, योगी जी को चिट्ठी लिख सकता है, वो समय समय पर वो करते आए। विवेक पांडे जी जिस बात को कह रहे हैं कि जब किसी तरीके का देश में आंदोरफ्त होता है या बांग्लादेश को किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए होता है, जो हमारा कारोबार हो रहा है, ओवरनाइट आप कुछ बंद नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप लगातार धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत करते हैं। पाकिस्तान आज कंगाल हो गया, यह कंगाल एक दिन में नहीं हुआ, उसका पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया और पाकिस्तान आज जिस कंगाली के दौर से गुजर रहा है उसमें भारत सरकार का भी अपने हिस्से का एक योगदान है। इस बात को पाकिस्तान भी जानता है और दुनिया के वो तमाम देश जानते हैं जो इस डिप्लोमेसी को समझते हैं। अब यहां पर जहां तक रही बात आईपीएल की, मैंने इस चर्चा के शुरू में ही कहा था कि हमें तीनों चीजों को अलग अलग चश्मे से देखना होगा। आईपीएल का जिस समय पर निर्माण हुआ उस समय ही इसकी थाती इस तरीके से बनाई गई जिसमें पैसा कमाने की एक पूरी ये मशीन बनाई गई और उसमें पैसा इतना ज्यादा है, इस तरीके का है कि उसका हर राजनीतिक दल अपनी तरह से उपयोग करता है, उपभोग करता है और इसके साथ साथ जब चंदा दिया जाता है या बाकी चीजें होती तो उन सब चीजों का भी इसमें क्रेडिट आता है। तो जाहिर सी बात है कि आप किसी जगह पर जब पैसा कमाएंगे तब आप उस पैसे का अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब आप आइए उस हिस्से पर जो बॉलीवुड का है। बॉलीवुड में कांग्रेस से भी रिश्ते हैं, सपा से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, अलग अलग पार्टियों से हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बॉलीवुड का एक ऐसा काला पन्ना है जो सीधे जाकर के पाकिस्तान से जुड़ता है। पाकिस्तान की फंडिंग वहां पर होती है। क्या वजह है कि आमिर खान की एक पिक्चर आती है तो उसके प्रमोशन के लिए तुर्की चले जाते हैं। वही तुर्की है जहां पाकिस्तान से जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो वो रॉकेट सप्लाई करता है, मिसाइलें देता है और उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है। क्या ये चीजें आमिर खान को नहीं पता थी? हमेशा से पता थी। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि जब हम हिंदू मुसलमान करते हैं तो मुस्लिम की जो एक तबीयत है, जो सोच है, वो किस तरीके की है? वो तबीयत इस तरीके की कि दुनिया में कहीं का भी मुसलमान हो, कोई भी मुस्लिम देश हो और वो कहीं पर भी रहता हो, वो सब एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया। अगर कहीं पे किसी तरीके, जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला किया तो केवल फिलिस्तीन के मुसलमानों का विषय नहीं रह गया, वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, जितने दुनिया के मुस्लिम देश हैं उन सब के लिए, क्योंकि वहां इस्लाम खतरे में है। फिलिस्तीन से किस तरीके की गतिविधियां हो रही थी वो एक अलग विषय हो जाएगा। तो इस तरीके का एक पूरा नैरेटिव है जो वर्ल्ड वाइड चलता है, वर्ल्ड वाइड चल करके वो गली मोहल्ले तक उतर जाता है, हमारी आपकी चर्चा का विषय बन जाता है। दिनेश जी, मैं आप ये समझना चाहूंगा कि ये बात ठीक है कि शाहरुख खान ने, कोलकाता नाइट राइडर्स के वो मालिक हैं, उन्होंने एक खिलाड़ी को खरीद लिया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो इस चर्चा में सामने आई, अलग अलग तरीके से उसके पक्ष को विवेक जी ने रखा है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक आदमी अपने देश में एक हथियार ऐसा भी हमेशा से रहा है जिसमें बिना किसी तरीके का कोई प्रदर्शन किए, बिना किसी तरीके का कोई भी इनिशिएटिव लिए हुए और उस पूरी इकोनॉमी को, उस पूरे व्यक्तित्व को धराशायी करने का मादा होता है। मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी आपके पास? जी आ रही है। वो हथियार है उपेक्षा का। 14 से लेकर के और 19-20 तक, 14 से लेकर के, शायद किसी कारण से हमारे जो गेस्ट थे वो नहीं हैं इस समय हमारे साथ, या हैं दिनेश जी? जी सर। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, उपेक्षा का भी एक हथियार है। 2014 से लेकर के और 2021 तक, कोरोना के बाद तक, जब फिल्म इंडस्ट्री का बायकॉट एक तरीके से कर दिया गया, शाहरुख, सलमान और आमिर का जब आर्थिक नुकसान फिल्में न देख करके होने लगा, उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी, तो ठीक है, आप सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसको गद्दार कर रहे हैं, आप मत जाइए जिस दिन केकेआर का मैच हो।
आप देखिए कि कितना बड़ा उसका आर्थिक नुकसान होता है जब आप उसकी टीम के टिकट नहीं खरीदते हैं। तो तरीके और भी हैं, सड़क पर उतर करके और कोस करके और उसको एजेंडा बना करके जितना प्रचार पिछले 10 साल में शाहरुख को नहीं मिला, वो एक काम करके उसने हासिल कर लिया। ये शेखर सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की भावना जब आहत होती है, जब ये लोग कश्मीर से हमारे सभी हिंदुओं को भगा दिया तब भी एक शब्द नहीं बोलते, कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो एक शब्द नहीं बोलते, तो इनकी स्वयं की भावनाएं किस प्रकार दूषित हो चुकी हैं कि जहां पर हमारे हिंदुस्तान का नुकसान होता है, पाकिस्तान जीतता है तो ये खुश होते हैं। इनको अपनी भावनाएं बदलनी चाहिए। हम कोई भाजपा के विरोधता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं, हम भी घटनाओं को देखते हैं जब बोलते हैं। हमने तो तालिबान आया उसका भी विरोध किया, और शाहरुख खान जब अमेरिका गए तो इनकी जिस प्रकार चेकिंग होती है तो हम लोगों को भी कष्ट होता है क्योंकि वो एक भारतीय है, लेकिन जब हिंदुओं के साथ घटनाएं होती है तब ये मौन हो जाते हैं। तो इस प्रकार की भावनाएं, जब भाईचारा तभी तो कायम होगा जब दोनों तरफ से बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप लोग पाकिस्तान ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, उस पर नहीं बोलते, इसका जवाब विवेक जी से लेते। विवेक जी बोलते, ठीक है, जो पॉलिटिक्स जैसे सपा, मतलब सपा बीजेपी को आप ले लीजिए या कांग्रेस को ले लीजिए, ये हिंदू और मुसलमान की ये जितना पॉलिटिकल इफेक्ट डालता है ना, उतना ही ये जो हमारे आइकन्स हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट डालता है। मतलब शाहरुख खान से उम्मीद की जाती है कि वो बांग्लादेश का विरोध करते, वो बांग्लादेश के खिलाफ भी बोलते, उन्होंने खिलाड़ी खरीदना था, वो अपनी जगह पे है। लेकिन यहां पर एक बात दिनेश जी की मतलब इसमें दम नजर आता है कि जब इस्लाम पर कोई खतरा इस तरीके का मतलब मामला आता है, इस्लाम से जुड़ा हुआ, तो वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब एक सुर में बोलते हैं। लेकिन ये देश में कहीं ना कहीं बाइफर्केशन ऐसा लगता है कि गहरे है, और वो आइकन भी इससे अछूते नहीं है जो कम से कम अपने आप को इस लेवल पे ले जाकर के अपनी तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर सकते थे। नहीं, देखिए, जब आइकन्स की बात आएगी और अब्दुल कलाम आजाद का मुझे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता का, पंथ निरपेक्षता का प्रभावित मार्ग अपनाते हैं, तब उनको इस दायरे में खड़ा करना मुझे लगता है थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात, ये आइकन्स है, इनकी हर कारण और हर रणनीति के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। अभी कुछ दिन पहले देखिए, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जो बहुत दिन से बॉलीवुड से गायब थे, उनकी चर्चाएं थी तलाक की। बाद में क्या हुआ, आगामी फिल्म को लेकर के तलाक की चर्चाएं खारिज, लेकिन सुर्खियां बटोर ली उन्होंने, काफी कमबैक हो गया उनका एक तरह से। तो कई बार होता है कि इनकी जो पीआर टीम होती है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की, वो इस तरह के प्रोपोगेंडाज और वो इस तरह के एजेंडेज को हवा देने देती हैं। वो चाहती हैं कि लोग इस तरह के एजेंडे चलाएं और वो माहौल बनाया जाता है। बहरहाल इस पर्टिकुलर विषय को तो मैं इससे नहीं जोड़ूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये पूरी घटना होने के बाद अब जिस दिन ये प्लेयर खेलेगा, आप देखिएगा इसकी मैच, इसकी टिकट्स, इसके सट्टे सबसे ज्यादा मजबूत चलेंगे। आईपीएल है क्या? आईपीएल क्या कौशल का केंद्र है क्या? आईपीएल की जो रणनीति है, आईपीएल को जिस तरह बनाया गया है और आईपीएल की जो चर्चाएं हैं, आईपीएल के माध्यम से जाने कितने करोड़ का हवाला हो जाता होगा। आईपीएल के माध्यम से टैलेंट को खत्म करने का काम किया गया। वास्तविकता देखिए तो ये कोई क्रिकेट मैच नहीं है, ये बैटिंग सट्टा ऐपों को चलाने का एक विधिक संचालन से चलाने का एक माध्यम मात्र है। वरना पहले आपको याद होगा साहब कि वनडे होता था, टेस्ट मैच होता था और उसके बाद वर्ल्ड कप होता था। उन मैचों को देखने के लिए जनता के अंदर जो एक उत्सुकता होती थी, लोग नौकरियां छोड़ करके या जो जहां होता था वो रेडियो पे सुनता था मैच को, लेकिन एक बॉल भी मिस नहीं होने देता था कि क्या चल रहा है इस समय मैच का प्रोग्रेस। लेकिन आज आईपीएल की अगर बात करिए, आईपीएल वगैरह मात्र एक माध्यम है सट्टेबाजी का। लॉटरी को लीगल विधिक प्रारूप में लाने के लिए आईपीएल जैसी फॉर्मेशन की गई ताकि सट्टे बाजार का खुला जो संचालन है वो विधिक प्रारूप में किया जा सके, वरना पहले कार्रवाइयां हो जाती थी। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, आईपीएल के आने से हमारे देश का कौशल मरा है, खिलाड़ियों का कौशल मरा है। ठीक है, आपने जो बात कही उसको मैं और थोड़ा सा आगे विस्तार देकर के, मैं चूंकि आखिरी हिस्से में अब हम लोग आ रहे हैं, केवल इतना ही नहीं है, विवेक जी ने जो बात की, सट्टेबाजी, क्रिकेट के सट्टे के चक्कर में एक प्रदेश की सरकार चली गई। कांग्रेस बेचारी सोच नहीं चुकती होगी, उनके मुख्यमंत्री आज भी सोचते होंगे कि कैसे कैसे मतलब हम कहां फंस गए। तो ये क्रिकेट है। अब मैं दिनेश जी आखिरी एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा
कि इसमें एक प्रदेश की सरकार उखाड़ के फेंक दी। क्रिकेट का वही सट्टा जिसका जिक्र कर रहे थे, और आईपीएल कोई दूध की धुली मशीन नहीं है, यह पैसा कमाने की मशीन है और हर तरीके से हर इंच पे पैसा यहां पर कमाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल इस बात का है कि दिनेश शर्मा जी जैसे लोग इस देश में जिस तरीके की स्थितियां हैं, और जैसा मैंने कहा कि आप चूंकि हिंदू और मुसलमान और खासतौर से मुसलमानों में भी इस्लाम इस गहरे बैठा हुआ है कि वो राजनीति को ही मौका नहीं देता है, वो हर उस व्यक्ति को मौका देता है जो इस पे खेल सकता है। देखिए शेखर सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, तो यदि भाजपा गौ हत्या बंद नहीं करती तो उसको भी सवाल उठाते हैं। हमारे देश का पैसा उद्योगपति लूट कर ले जा रहे हैं, बैंकों को खाली कर, इस पर भी हम सवाल उठाते हैं। तो जो हमको गलत लगता है तो हम पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि भाई ये कार्य गलत हो रहा है। तो आज भी हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि जो शाहरुख खान ने जो कार्य किया है वो निंदनीय है। इन्होंने हिंदुस्तान के क्रिकेटरों को छोड़कर बांग्लादेशी क्रिकेटर खरीदा। तो जब हमको बुरा लगता है, आहत होते हैं हम, तो हम तभी पत्र लिखते हैं और आवाज उठाते हैं कि जो गलत है वो गलत है। अब विवेक जी ने कुछ बातें अच्छी बताई हैं जो नहीं होनी चाहिए, सत्य को व्यापार बना दिया गया है। तो ये कुछ गलत है तो गलत है, सबके लिए गलत है। हमारा तो ये सरकार से आग्रह रहता है कि देश हित में कार्य करें, बिल्कुल भारतीयों के हित में कार्य करें। बिल्कुल, चूंकि समय का अभाव है तो मैं चाहूंगा एक जो लोग बिल्कुल दिनेश जी, चूंकि समय का अभाव है तो मैं चाहूंगा एक क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा कि एक क्लोजिंग कमेंट इस पूरी चर्चा पर कंसल्टिंग एडिटर शेखर आनंद त्रिवेदी जी की तरफ से मैं चाहूंगा एक क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि जब ऐसा एक माहौल बना दिया जाता है और आपने देखा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे पक्षकार हो, श्री जन्म रामभूमि के कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हो जो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन वहीं ये लोग शांत हो जाते हैं जब रवैया सरकार का होता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों को क्यों उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, सरकार की जहां तक बात है, इस बात को समझना होगा, आईपीएल अब बहुत ज़्यादा समय है नहीं। आईपीएल भी किसी खुन्नस में तैयार किया हुआ एक ऐसा मंच है जिसको शायद लोगों ने अभी ध्यान नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट लीग एक देश के बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने शुरू किया था और उन्होंने अपनी 10 टीमें बनाई थी और उसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बच्चे उसमें जा करके अपना भविष्य तलाशने वाले थे। लेकिन वो सारी चीजें उस समय धराशायी हो गई जब बीसीसीआई ने उस चीज को सामने नहीं उनको मैदान ही नहीं दिया। बीसीसीआई उस समय जब ललित मोदी हुआ करते थे, ललित मोदी ने इस पूरे आईपीएल का कॉन्सेप्ट लिया और उसको ला करके बाजार के बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिससे हर आदमी जो इससे जुड़ता गया उसको अलग तरीके से न सिर्फ धन का लाभ हुआ बल्कि नेम फेम सब तरीके से उसको चीजें मिलने की यहां पर नौबत आ गई। और शाम को जो पार्टीज होती हैं वो भी अपने आप में बड़ी क्लासी होती हैं और उन चीजों का एक पूरा स्कोप बन जाता है। तो ये आईपीएल की जो दुनिया है वो एक अलग तरीके का टापू है जहां पर कुछ पैसे वालों का एक ऐसा खेल है जिसमें देश की सीमाएं, देश की भावनाएं ये मायने नहीं रखती हैं। बड़ा सवाल इस समय बीसीसीआई पर है। इस चर्चा में आखिर में जो बड़ा सवाल है वो बीसीसीआई के लिए है कि क्या केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी। बात किसी एक खिलाड़ी की नहीं है। अगर बीसीसीआई जो अपने आप में एक एनजीओ, ये भी आप जान लीजिए, बीसीसीआई भी एक एनजीओ की तरीके से काम करता है, वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसका नाम पे मत जाइए। बीसीसीआई एक ऑटोनोमस है, बॉडी है जो एनजीओ की तरीके से है और ये खिलाड़ी उसके साथ में जाकर के खेलते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन भारत का नहीं होता। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई बीसीसीआई की साइट पे जाके चेक कर सकता है। अब बीसीसीआई को चलाने वालों को यह तय करना है कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स को अब इस पूरे खेल में खिलाएंगे या फिर बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। वाकई आज बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि एक क्रिकेट की टीम की चयन प्रक्रिया से शुरू हुई बहस आज राष्ट्रीय बहस बन चुकी है और ये सवाल है देशभक्ति की भावनाओं से जुड़ा हुआ। ये सवाल है उस कृत्रिम देशभक्ति का जो प्रत्येक प्राणी के मन में बसती है, तन में बसती है और जिसकी वजह से वो आज भारतीय जनता पार्टी की उस मोदी सरकार से गुहार लगा रहा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म को
पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। जहां एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हिंदुस्तान में खेलने का मौका मिल रहा है। फिलहाल के लिए इस पूरी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आज की खबर के साथ। बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। बांग्लादेश का ना तो कोई मैच हो पाएगा और ना बांग्लादेश का खिलाड़ी आईपीएल में खेल पाएगा। बांग्लादेश के खिलाड़ी को ना खरीदे, अगर खरीदे तो अंजाम बहुत बुरा हो। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को।